सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा पिछले 10 वर्षों से सिल्वर ओक हॉस्पिटल मोहाली में एज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एपिलेप्सी या मिर्गी रोग की बारे में आपको आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ। एपिलेप्सी या मिर्गी के बीमारी में मरीज को बार बार अटैक्स आते हैं जिसको हम फिट्स या सीजर्स बोलते हैं। इसमें मरीज अचानक ही बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है और कंपन शुरू हो जाता है, मुंह से लार या झाग निकल सकता है, उसका हेड एक तरफ को टर्न हो जाता है, आईज ऊपर को घूम सकती हैं। ये पूरा क्रम 2 से 3 मिनट तक चलता है और उसके बाद मरीज धीरे धीरे होश में आने लगता है और पूरा क्रम 5 से 10 मिनट तक चल सकता है। इस पूरे अटैक को हम सीजर या फिट बोलते हैं और जब किसी पेशेंट को ये अटैक्स बार बार आने लगते हैं तो उसे हम एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। मेडिकली रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स आर कॉल्ड एपिलेप्सी। अगर हम इसके कारण के बारे में बातचीत करें तो सीजर्स दिमाग में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बनने की वजह से होते हैं, जिसका कारण दिमाग में चोट का लगना हो सकता है, दिमाग में नस का फट जाना जिसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, या नस का बंद हो जाना जिसको हम स्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तरह तरह के इन्फेक्शंस उसका कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं दिमाग में। दूसरा आम कारण जो बच्चों में देखा जाता है उसको पेरीनेटल हाइपोक्सिया होती है, जिसमें जन्म के आसपास बच्चे को अच्छी तरह से ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो बाद में एपिलेप्सी या फिट्स के रूप में सामने आ सकता है। कई सारे मेटाबॉलिक कारण होते हैं, जैसे शुगर का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, सोडियम या नमक का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, जो कि आसानी से ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगाए जा सकते हैं। और कई केसेस में ये जेनेटिक हो सकता है, मतलब आनुवंशिक फैमिलीज में हो सकता है। जब कभी हमें एपिलेप्सी के रोग का कारण पता नहीं चलता है उसको हम आइडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। और फिट्स या सीजर्स कई तरह के होते हैं। आम पब्लिक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं, एक पार्शियल या फोकल सीजर्स होते हैं, और कई बार ये अटैक्स पार्शियल सीजर के रूप में शुरू होते हैं और जनरलाइज हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप मैं बताना चाहूँगा वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। जनरलाइज सीजर्स में मरीज को अचानक ही बेहोश हो जाता है, उसके शरीर में झटके लगने लगते हैं, कंपन होने लगता है, शरीर ऐंठने लगता है, वो मलमूत्र निकल सकता है और वो कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे होश में आने लगता है। जब अटैक शरीर के किसी एक भाग में होता है तब उसे हम फोकल या पार्शियल सीजर बोलते हैं। और जैसे मैंने बताया कई बार अटैक फोकल से शुरू होकर पूरे शरीर में हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो हमने बात की वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें मरीज को अटैक लगातार ही आते हैं और बिना रुके हुए मरीज को अटैक आते हैं और मरीज हमें लगातार ही बेहोश रहता है। कन्वेंशनली जब आधे घंटे से ज़्यादा तक अटैक्स आते रहते हैं तब उसे हम स्टेटस बोलते हैं। और ये एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें मरीज को तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाकर इंजेक्शन लगवाना होता है, अन्यथा वो फैटल हो सकता है। जब कभी कोई मरीज हमारे पास फिट्स की अटैक्स की प्रॉब्लम लेकर आता है तो सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं कि वो अटैक एपिलेप्टिक अटैक ही हैं या किसी और तरह के अटैक्स हैं, जैसे साइकोजेनिक अटैक्स हो सकते हैं, माइग्रेन अटैक्स हो सकते हैं, या स्कीमिक स्ट्रोक के अटैक्स आ सकते हैं। जब कोई मरीज हमारे पास अटैक्स की प्रॉब्लम लेके आता है तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये अटैक एपिलेप्टिक अटैक ही है या कोई और तरह का अटैक है, जैसे साइकोजेनिक के साइकोलॉजिकल रीजन से अटैक्स हो जाते हैं या माइग्रेन का अटैक हो सकता है। इसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं मरीज पे। जैसे हमने डिस्कस किया कई मेटाबॉलिक कंडीशंस में सीजर्स आ सकते हैं, उसमें आमतौर पे सोडियम का चेक करना, ब्लड शुगर का चेक करना, कैल्शियम का चेक करना, लीवर और किडनी फंक्शंस के टेस्ट करना वो शामिल है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है EEG, जिसको हम इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम बोलते हैं। जैसे हार्ट की रिदम रिकॉर्ड करने के लिए हम ECG करते हैं, वैसे ब्रेन की रिदम को रिकॉर्ड करने के लिए हम EEG करते हैं। वो दिमाग के फंक्शन के बारे में हमें जानकारी देता है
जैसे हमने बताया कि वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के बनने की वजह से फिट्स होते हैं, तो जहाँ कहीं से भी दिमाग से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बन रहे होते हैं वो EEG टेस्ट से हमें पता चल जाता है और फिर हम उसके लिए अप्रोप्रिएट राइट ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पर। थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो दिमाग की इमेजिंग है। इमेजिंग का मतलब है CT स्कैन या MRI टेस्ट। उसके द्वारा हम दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें कहीं गिल्टी या ट्यूमर बन गया है या कोई चोट का निशान है या दिमाग की नस फट गई है या उसमें इन्फेक्शन हो रखा है या तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके बारे में हमें CT या MRI से जानकारी मिलती है और फिर हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मरीज़ को दे पाते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। इन सब सारे टेस्टों की पश्चात हमें ये पता चल जाता है कि मरीज़ को किस तरह की एपिलेप्सी है और उससे हमें किस मेडिसिन पे डालना चाहिए, जो उसके लिए मरीज़ के लिए कौन सी दवाई बेस्ट होगी। तो उसको काफ़ी लंबे समय तक हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। आमतौर पे 2 से 3 साल का इलाज किया जाता है और मरीज़ को बताई गई दवाई की राइट अमाउंट, राइट ड्यूरेशन तक लेनी होती है। जब तक कहा गया है तब तक मरीज़ को दवाई लगातार ही लेनी पड़ती है। उसको अपने आप ना तो कम करना चाहिए और ना ही उसे बंद करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कई बार 15 से 20% मरीजों में दवाइयों के राइट डोज के बावजूद अटैक्स कंट्रोल नहीं होते हैं और कई बार कई कॉम्बिनेशंस हम ट्राई करते हैं। एक दवाई से अटैक कंट्रोल नहीं होता तो उसमें हम 2 या 3 दवाइयाँ भी ट्राई करते हैं, बट उसके बावजूद वो अटैक्स कंट्रोल नहीं होते हैं। उसको हम मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सीजर्स आम भाषा में कह सकते हैं। ऐसे मरीजों को हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं जो भारतवर्ष में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऑफ़र किया जाता है, जैसे PGI चंडीगढ़ या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। और भी कुछ नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सीज के लिए। उसमें जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन और कीटोजेनिक डाइट शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, फर्स्ट एड फॉर एपिलेप्सी। अगर किसी को अटैक्स आ रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए हम अपने क्लिनिक में एक पैम्पलेट सा बना के रखते हैं जो मरीज़ को हम देते भी हैं कि एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि घबराने से कोई भी समस्या हल नहीं होनी। और मरीज़ को साइड में लिटा देना चाहिए, उसको करवट कर देना चाहिए, उसके कपड़े ढीले कर देना चाहिए। उसके आसपास जो भी चोट लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई लोहे का सामान या चाकू पड़ा हुआ है, कोई हीटर पड़ा हुआ है, उसको हटा देना चाहिए जिससे उसको चोट ना लगे। सर के नीचे कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, कोई बेडशीट या कोई पिलो लगा सकते हैं जिससे सर को चोट ना लगे। और उस अटैक को, जब अटैक आ रहा है, उसको दबाकर रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उससे अटैक बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो 2 से 3 मिनट में अपने आप ही शांत हो जाएगा। उस समय मरीज़ के मुंह में बिल्कुल कुछ भी ना डालें, क्योंकि जो कुछ डालेंगे वो फूड पाइप में न जाके सांस के रास्ते में जा सकता है, उससे मरीज़ को निमोनिया लग सकता है और अटैक ठीक नहीं होगा। उस समय मरीज़ को इवन दवाई भी मुंह में नहीं डालनी चाहिए जब अटैक हो रहा हो, क्योंकि दवाई एक्शन करने के लिए दवाई को पेट में जाना होता है और उस थोड़े से समय में दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो 2 से 3 मिनट तक उसको चोट लगने से बचाना है आपको। और यदि अटैक लंबा हो रहा है तब आपको तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में मरीज़ को ले जाना। दूसरी बात है, कुछ सावधानियां एपिलेप्टिक पेशेंट्स को रखनी चाहिए, जिसको हम डूज एंड डोंट्स बोलते हैं। उसमें जैसे कि स्विमिंग और ड्राइविंग जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्विमिंग करते समय अगर आपको अटैक आया तो वो फैटल हो सकता है। ड्राइविंग करते समय जब किसी को अटैक आया तो उससे खुद की जान को भी खतरा और आसपास के लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरा, अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इससे दवाइयों के मात्रा जो है वो खून में कम हो जाती है और ये स्मोकिंग, अल्कोहल खुद भी फिट्स या सीजर्स कॉज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि दवाई की जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी मात्रा ही लेना है और रेगुलर उस पीरियड के लिए लेना है जितने साल तक आपको बताया गया है। अपने आप ना तो दवाई की मात्रा को कम करिए और ना ही उसे बंद करिए। तीसरी बात यह है कि बहकावे में ना आए। कई लोग समझते हैं कि दिमाग में
एपिलेप्टिक पेशेंट के दिमाग में कीड़ा है और उसको कीड़ा निकलवाने से ठीक होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत धारणा है। कई लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ फिनेंशियल लॉस हो सकता है। लास्टली कई सारी भ्रांतियां अपने भारतवर्ष में एपिलेप्सी को लेकर पाई जाती हैं, जो हम चाहते हैं कि आप जानें उसके बारे में। नंबर 1 कि एपिलेप्सी एक मानसिक रोग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये एक मेंटल इलनेस नहीं है। नंबर 2 कि किसी को अटैक है तो उसके सभी बच्चों को अटैक होगा, ये भी एक भ्रांति है, मिथ है। सच्चाई ये है कि सिर्फ 5 से 10% रिस्क है आपके संतान को अटैक होने का, ओवरऑल कंडीशन एपिलेप्सी की देखी जाए तो। कई सारी एपिलेप्सीज होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 5 से 10% लोगों को इनहेरिट होती है एपिलेप्सी। सो गुड 90% चांस ये है कि अटैक्स नहीं होंगे फैमिली में। और तीसरी बात यह है कि एक बार आपको अटैक आया तो सारी उम्र आता रहेगा, ये तीसरी भ्रांति है। सच्चाई ये है कि लगभग 2/3 केसेस में दवाई कुछ साल लेने के बाद सारी उम्र के लिए दवाई बंद हो जाती है। और लास्ट में जैसे मैंने बताया कि कई लोग समझते हैं कि दिमाग में कीड़ा है, उसको मैजिक ट्रीटमेंट से या कहीं दूर दराज गाँव में जाकर कीड़े दिमाग से निकलवाने से एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। दिमाग में कोई कीड़ा नहीं होता। अपने भारतवर्ष में एक टेप वर्म, जो पेट का टेप वर्म होता है, उसकी वजह से कुछ दिमाग में सिस्ट कुछ बच्चों को हो सकती हैं, जिसकी वजह से फिट्स आ जाते हैं, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, न कि झाड़ फूंक या दिमाग से कीड़े निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि अटैक को ट्रीट करने के लिए कई लोग हाथ में लोहे का टुकड़ा रखना या प्याज सुंघाने लगना या जूते या चप्पल सुंघाने लगना, ये बिल्कुल गलत है। इससे मरीज को चोट लग सकती है, उससे दांतों से या लिप से खून निकल सकता है और उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अटैक नेचुरली 2 से 3 मिनट में ठीक हो जाता है। पब्लिक को लगता है कि शायद वो जूता सुंघाने या प्याज सुंघाने की वजह से ठीक हो गया पेशेंट, जी कि ये बिल्कुल गलत है। आप अटैक खत्म हो जाने के बाद अपने डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जो आपको सही सलाह देगा। थैंक यू, धन्यवाद।